हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में जितना भी अपने चैप्टर 1 पढ़ा था, बहुत लंबा सा चैप्टर था नंबर सिस्टम्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि वो बेसिक चैप्टर था। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी अपने, रेडिकल साइन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पावर्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, तो वो सारी जो चीजें पढ़ी थी वो सारी इसमें इस चैप्टर 2 में इंक्लूड होने वाली है। तो अगर चैप्टर 1 तुम्हारा अभी भी कुछ भी लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा वीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा रिवीजन करो। ठीक है, और फिर चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का आज मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा क्या होते चीजें हैं। ठीक है, और बस फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 भी थोड़ा सा एक लेंदी चैप्टर है, जैसे कि नंबर सिस्टम है वैसे ये भी थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। नंबर सिस्टम से थोड़ा सा छोटा है लेकिन तभी भी क्वाइट लेंदी है। वापस से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर आगे के ओलंपियाड, आगे के फ्यूचर जो भी मैथ्स में परस्यू करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग के लिए परस्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और वैसे ये चैप्टर बहुत जगह इंट्रोड्यूस भी होता ही है कि पॉलिनोमियल्स इनफैक्ट हर चीजों में होता है। जैसे कि बायोलॉजी में भी मिलेगा तुम्हें पॉलिनोमियल्स का यूज, फिजिक्स में तो डेफिनेटली मिलेगा ही, और केमिस्ट्री में भी कई जगहों पे यूज होते जाएगा जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे। तो पॉलिनोमियल से छुटकारा तो नहीं मिलने वाला, ये हर जगह आएगा और बहुत ही बेसिक चैप्टर है। जैसे ही नंबर सिस्टम है वैसा भी ये अलग टाइप का एक पॉलिनोमियल्स बेसिक चैप्टर है, तो इसको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो मैंने एक पॉइंट बाय पॉइंट अपन टॉपिक बाय टॉपिक जो पढ़ेंगे इसके आगे, वो मैंने एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखा है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल आफ्टर ऑल होता क्या है। ठीक है, याद होगा तो अपन ने नहीं, मतलब तुम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 8 में लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो वो लीनियर इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, लीनियर जो होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो सब पॉलिनोमियल्स होती हैं। अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके अगर क्लासीफाई करोगे तो कौन कौन से डिग्री में क्लासीफाई कर सकते हो। तो वो सारी चीजें जो भी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं सब करेंगे। बेसिकली वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वो इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, तो वो सारी चीजें हैं। सेकेंड, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो ये भी एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वापस से जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस या फिर कई बार इसको कई किताबों में रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस में वो सारे पॉइंट्स आते हैं जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो जा रही होती है, इसलिए नाम से ही लिखा है जीरोस। अगर भले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, जब ये फर्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तभी तो सेकंड समझ में आएगा, है ना। बस ये अभी तुम्हें नोटबुक में लिखना है धीरे धीरे। जैसे कि थर्ड टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड एक और फैक्टर थ्योरम, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। अगर ये समझ में आया तो ये बिल्कुल बहुत आसान है समझने के लिए, ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये आगे भी आते रहेंगे, 10th 11th 12th, ये उसमें उस क्लास में भी ये सब पूछा जाएगा वापस से। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इनफैक्ट बहुत लोग ये मिस कर जाते हैं, इसको इग्नोर मार लेते हैं, ठीक है ना, क्या है, नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो जो भी थ्योरम बताऊंगा उस टाइम ध्यान से पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें करने में तुम लोगों को मजा भी आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स फैक्टर उसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब उनको स्प्लिट करना है, उनको सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पॉलिनोमियल्स का मतलब ही अभी तक पता नहीं किसी को, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। सीधा अभी के लिए बस इतना ही सोचेंगे, कुछ स्प्लिट करना है, कुछ फैक्टराइजेशन, कुछ एक टर्म बड़ा सा है उसको डिवाइड करना है, अलग अलग चीजें में स्प्लिट करना है। ठीक है, और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। बहुत बार तुम लोगों ने पूछा भी था मेरे को, बीच बीच में डाउट बहुत लोगों ने बीच में पूछे भी थे, सर ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो प्रीवियस क्लास में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा ही, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग वापस से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो सारे जितने भी प्रकार के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होते हैं जो आगे 10th में 11th में 12th में काम आते रहेंगे, उनको अपन कवर करने वाले इस टॉपिक में। बेसिकली ये रिमेंबर वाला मतलब याद करने वाला टॉपिक है। तुम्हें ये जो भी टॉपिक में जो भी आइडेंटिटीज दिखाऊंगा वो तुम्हें लिखने हैं और तुम्हें उसके फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे कि तुम्हें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें बाय हार्ट होनी चाहिए। और याद कैसे रहेगा, जब तुम उस पर प्रैक्टिस करोगे, उस पर क्वेश्चंस करके। ठीक है, तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लेना। तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस करवाओगे, ये तुम्हारा चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है
ये तुम्हारा पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। एल्जेब्रिक एंटिटीज, इसमें बहुत प्रकार के एंटिटीज आएंगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसे कि बोला, होल क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते जाएंगे, जैसे कि अपन रैशनलाइजेशन में भी एक बार देखा था ये सब चीज, ठीक है। तो वही सारी चीजें इसमें और भी एक बार वापस से रिवीजन की तरह इंट्रोड्यूस करूंगा, और भी कुछ नए नए एंटिटीज होते हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर का पूरा ये बेसिक आइडिया है कि ये चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करने वाला है। तो इसको फर्स्ट पेज के चैप्टर में लिख लो अच्छे से। आज स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पहले इतना लिखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चालू करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर में बहुत बार यूज होते जाएंगे। तो वो सब तुम्हें ऑलरेडी आना चाहिए, इसलिए मैं एक एक करके सारे टर्म्स जो भी है इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और उसका मतलब क्या होता है ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सब ऑलरेडी अगर तुमने क्लास 8 में अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वापस से पढ़ने की, ठीक है। तभी भी एक बार तसल्ली के लिए, मेरी तसल्ली और तुम लोग की तसल्ली के लिए एक बार वापस से देख लो, नोट्स बना लो इसके, ताकि अच्छे नोट्स बन सके, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। फर्स्ट देख सकते हो कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, वो ऐसे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमेशा मैथमेटिक्स बस हमेशा सिंबल से ही काम चलता है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट मतलब देखो नाम में है कॉन्स्टेंट, हिलेगा नहीं, मतलब फिक्स्ड, राइट। तो ऐसे सिंबल्स जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू डिपिक्ट करते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब एग्जांपल में तुम्हें चाहिए तो सारे नंबर्स जो भी रियल नंबर्स हैं, जो भी कैसे भी वैल्यूज हैं, 2 -2 3 जो भी है, फ्रैक्शंस या फिर इरेशनल नंबर, तो जो भी है जितने भी टाइप के नंबर है सारे के सारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अपने को पता है, ये खुद ही एक वैल्यू है। सिमिलरली अगर पाई देखोगे, पाई तुमने यूज किया होगा, जैसे कि अपना सर्कल में पाई स्क्वायर यूज करते हैं, सर्कल का अगर एरिया होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई होता है, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है, मैंने बताया भी था पहले, ठीक है। तो पाई भी एक कांस्टेंट है। तो जिनकी भी वैल्यू अपने को पता है कि वो फिक्स्ड है, वो सब कांस्टेंट वैल्यूज बोलते हैं। उनको यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन में नोन होते हैं, मतलब पता होते हैं, तो उनको नोन क्वांटिटीज भी कहते हैं कई बार। सेकंड है वेरिएबल्स, अ सिंबल नॉट हैविंग एनी फिक्स्ड वैल्यू। नाम में देखो, जैसे कि इसका कांस्टेंट था कि फिक्स्ड है, इसका नाम में देखो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, चेंज हो सकता है, तो फिक्स नहीं है। हेंस अ सिंबल नॉट हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज अ वेरिएबल। इसको कई बार अपन बोलते हैं कि अननोन क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि इनको यूजुअली अपन लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अपना फेवरेट रहेगा जो कि एक्स रहेगा, कई बार इनको वाई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं, मतलब अलग अलग केसेस में, अलग अलग क्वेश्चंस में, पी क्यू। कई बार इनको ग्रीक अल्फाबेट से भी यूज किया जाएगा, जैसे कि अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, और भी बहुत सारे होता है, ईटा, जो भी बहुत सारी चीजें होती है, उतना टेंशन डीपली मत जाओ, लेकिन अल्फा बीटा तो पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये एक्स वाई जेड पी क्यू, बस ये जो भी है ये सब सिंबल्स हैं, सिंबल्स टू डिनोट वेरिएबल्स। कभी एक्स का यूज करेंगे तो कभी पी का, तो कभी अल्फा का, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारे जो भी वर्ड्स, जो भी लेटर्स हैं या फिर जो भी अल्फाबेट्स हैं, उन सब का यूज अपन वेरिएबल से करेंगे, ठीक है। अगली चीज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, लेकिन वापिस से बताता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर, मतलब दोनों को मिला के कुछ ना कुछ तो दे दिया हाथ में, तो वो होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल में ऐसा कुछ लेते हैं, x + y - ½ तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सपोज मैं लेता हूँ x² - y², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लेता हूँ अल्फा की पावर 3 + 7 - बीटा, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर अल्फा - बीटा अपॉन 2 - x इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 - x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ नहीं है, कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिविजन से रिलेट होंगे। क्या रिलेट होंगे? ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, यहाँ पे और भी लिख सकते हो, associated with addition, multiplication, subtraction और division is known as an algebraic expression, ठीक है। फिर आता है अपने पास इक्वेशन। तो अगर दो algebraic एक्सप्रेशन को, जैसे कि इसको और इसको तुम अगर इक्वेट करोगे, इक्वेट का मतलब क्या है, अगर बीच में इक्वल टू साइन लगाओगे तो उसको वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है इक्वेशन।
कई किताबों में इसको एल्जेब्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। दो डिफरेंट चीजें होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे कुछ इक्वल टू नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर लिखना तो एल्जेब्रिक इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन मतलब इक्वेट कर रहे हैं किसी से, मतलब वहां पे एक इक्वल टू साइन का, इक्वालिटी साइन का इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि देख लो, एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, इट हैज एन इक्वालिटी इन बिटवीन। ठीक है, एन इक्वालिटी मतलब ऐसा को बोल रहा है कि अगर ऐसी इक्वालिटी जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर रही हो। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है 4x + 3 7x - 1। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और बीच में इक्वालिटी है। एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पार्ट होता है उसको अपन यूजुअली एलएचएस बोलते हैं, और इक्वालिटी के राइट हैंड साइड उसको यूजुअली शॉर्ट फॉर्म में आरएचएस बोलेंगे। तो ये याद रखना, मैं एलएचएस आरएचएस का यूज किया भी होगा मैंने पहले, अगर जिनको पता नहीं था तो ये एलएचएस और ये आरएचएस का मतलब समझ में आना चाहिए। यूजुअली एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल होते हैं अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ये है इक्वेशन। फिर अपने पास अगली चीज है, एक लास्ट चीज है इंट्रोडक्शन टॉपिक में, सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन। तो सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन में क्या है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, अपन कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाते हैं, मतलब उसका आंसर लाते हैं। तो किसी इक्वेशन का भी ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन होते हैं कि उसके आंसर होते हैं, कि उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इसको पहले वर्डिंग पढ़ लेते हैं, फिर और समझाता हूं अच्छे से। इट इज अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू या फिर एस यानी वैल्यूज भी हो सकता है, मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती है, इनफाइनाइट वैल्यूज भी, अनगिनत वैल्यूज भी आ सकती हैं, सर्टेन वैल्यू या फिर वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द अननोन वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल्स होंगे इनको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं किसी इक्वेशन के अंदर। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू क्या है, तो x पहली बात तो अननोन है, 4 3 7 - 1 नोन है यानी कॉन्स्टेंट्स है। तो ये जो x की वैल्यू कौन सी है, तो वो जो वैल्यू अगर सपोज 1 वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है, ऐसे सेटिस्फाई कर रही है ताकि एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाए, तो वो x = 1 जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा, सोल्यूशन रहेगा। देखो आगे बढ़ते हैं। इट इज अ सर्टेन वैल्यूज रिप्रेजेंटेड बाय द अननोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं प्रेजेंट इन द इक्वेशन व्हिच मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू, व्हिच मेक्स दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि दिस इक्वल टू दिस, दोनों की वैल्यू इक्वल है, उसको स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर रहा है। दैट इज मेक्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करेगा। सपोज मुझे एग्जांपल लेना होगा तो इससे समझो जी, तो एग्जांपल 4x - 3 = 5 है। सपोज ऐसा कुछ एग्जांपल है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा है, तुमने ये सब पहले भी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि ट्रांसपोजिंग वाला मेथड वो भी करे होगा, लेकिन देख सकते हो x की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा, ठीक है, x = 2, तो देख सकते हो 4 2 8 - 3 5, तो 5 = 5 एकदम एग्जैक्टली मैच करेगा, उससे ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए x = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। तो ये है अपने पास सोल्यूशन का डेफिनेशन ऑफ द अबव इक्वेशन। तो इसके एग्जांपल भी मैंने लिख लिया ऐसे ही। तुमने तो ये सीखा ही होगा कि -3 को ट्रांसपोज करो उस साइड, 4x = 8 बन जाएगा, 4 को ट्रांसपोज करो उस साइड, 8/4 बन जाएगा, और 8/4 की वैल्यू आएगी 2, तो x = वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये सब तो सीखा ही होगा, लेकिन बस मैं तुम लोगों को आइडिया दे रहा था कि ये सब चीजें होती क्या है। ठीक है, तो इसको एक बार इंट्रोडक्शन को अपनी नोटबुक में लिखो। अब स्टार्ट करते हैं मेन जो अपना टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले इतना अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो। चलो फिर आज का लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, मतलब आज इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा वीडियो रखूंगा आपसे। ठीक है, ज्यादा लंबे वीडियोस देखने में बहुत आलस ही आता होगा, मेरे को पता है, आई कैन एक्सपेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। फाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स एक क्या होता है, बेसिकली पॉलिनोमियल्स एक रिलेशन होता है। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स कुछ कॉन्स्टेंट्स में रिलेशन होता है। जैसे कि सपोज अगर तुम्हें बात की जाए, अभी न्यूज पे देख रहे होंगे या फिर कहीं भी देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, कई न्यूज में ये भी बता दें कितने से डिक्लाइन हो रहा है, कि इसका एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन है या फिर लीनियर डिक्लाइन है। तो ये जो सारे जो चीजें एक्सप्रेस करते हैं अपन बहुत जगह में, जैसे कि सपोज पॉपुलेशन ग्रोथ होता है अपना, वो भी अपन बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है एक्सपोनेंशियल या फिर स्क्वायर करके बढ़ रहा है या फिर क्यूबिकली बढ़ रहा है,
तो वो डिपेंड करता है वो चीज क्या होती है, वो पॉलिनोमियल ही होती है कि रिलेशन होता है, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जिससे कनेक्ट कर सकते हैं अपन चीजें। अगर सपोज पी एक्स वेरिएबल है, हम बोलते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सपोज एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4। 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो रिलेशन आ रहा है 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये जो रिलेशन आ रहा है ये एक्चुअल में एक पॉलिनोमियल रिलेशन ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसमें पावर जो होते हैं, जो भी वेरिएबल की पावर जो भी आते हैं, वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हो, तो वेरिएबल की पावर जो भी आते हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव बोल सकते तो बोल रही चाहिए, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स होनी चाहिए किसकी, वेरिएबल्स की। ऐसे चीजों को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है, सेम वही पॉलिनोमियल ही होता है, इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड, तो जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड है हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। मतलब पावर में जो चीजें आएंगी वो बस नॉन नेगेटिव यानी 0, 1, 2 होल नंबर्स रहेंगे, एंड इंटीग्रल पावर्स यानी इंटीजर वैल्यूज रहेंगे। फ्रैक्शन नहीं रहने वाला है कि हाफ, 3/5, 1/2 ये सब नहीं रहेंगे, ठीक है, बस इंटीजर रहेंगे और होल नंबर्स रहेंगे। तो अगर ऐसी कुछ चीज सेटिस्फाई हो रही है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, हेंस उस चीज को बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल्स। तो ये सबको पता ही होगा, 8th में भी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा ही होगा, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाता हूँ अच्छे से। इनको नोटेशन का क्या होता है, बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है नोटेशन, इनको P ऑफ एक्स, G ऑफ एक्स, F ऑफ एक्स, G ऑफ वाई, L ऑफ वाई, M ऑफ वाई जो भी है, यहाँ पे दो वेरिएबल, दो चीजें से दो सिंबल है। ब्रैकेट के बाहर जो है वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल को P से बोलना है तो P बाहर लिख दो, पॉलिनोमियल को L से बोलना है तो L से बोलो, पॉलिनोमियल को X से बोलना है तो X से बोलो। लेकिन X से क्या होता है कि अपन X से वेरिएबल ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए X को पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट नहीं करते। यूजुअली पॉलिनोमियल को P, Q, F, G, H ऐसे चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो P बाहर में वो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल का सिंबल है, और अंदर में जो ब्रैकेट है वो बता रहा है कि वेरिएबल कौन कौन से हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हो सकता है वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकता है 2 वेरिएबल्स हो सकता है 4 वेरिएबल्स हो सकता है 100 वेरिएबल्स हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स के भी एग्जिस्ट करते हैं, 100 वेरिएबल्स के भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इतना अपने को डीप जाना नहीं है। अभी अपन बस सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, यानी बस एक ही वेरिएबल होगा और उसको अपन मानेंगे वेरिएबल x। तो P ऑफ x का एक जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल ऑफ x, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है और वो कौन सा है x। तो उसका फॉर्म क्या है, an x की पावर n, an-1 x की पावर, ये पूरा सा बड़ा सा फॉर्म देख लो, ये an-1 ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे an-1 an-2 ऐसे सो ऑन टिल, मतलब जाते रह रहा है, ऐसे रुक नहीं रहा है, ठीक है, जाते रह रहा है कहां तक, a2x², a1 x की पावर 1 का मतलब ये x ही होता है, और फाइनली a0 x की पावर 0। इसके पीछे जाएंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। देख सकते हो पावर्स में, देख सकते हो x की n-1 n-2 n-3 ऐसे जाते रहोगे, 3 2 1 ऐसे पावर धीरे धीरे घट रहे हैं, ठीक है। अगर इसको उल्टा लिखोगे तो पावर बढ़ेंगे, ऑफकोर्स दैट ऑब्वियस बात है, ठीक है। और ये जो मैंने सर्कल किया है, ये a1 ये a0 ये सब क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। मतलब सपोज 3 4 पाई ये सब जो भी वैल्यू मैंने बताया था कांस्टेंट जो होते हैं, वो ये सब an-1 an-2 a2 a1 a0 ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है जो अपने को यूजुअली नोन होती है, जो पता होती है। और यहाँ पे जो x है वो क्या अपने आप का पता ही होना चाहिए, x जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बस एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करना अभी बस 1 वेरिएबल x का पढ़ोगे। तो ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। यहाँ पे n जो है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ऑल्सो यहाँ पे लिख देना, n जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल को डिफाइन ही वैसे किया है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर से चाहिए। तो अगर n अगर फ्रैक्शन हो गया तो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा,
तो इसलिए n की वैल्यू 1 2 0 1 2 3 ये सब वैल्यूज पॉसिबल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो देखो क्या होगा, a2 x स्क्वायर, a1 x की पावर 0 और a1 x की पावर 1 और a0 2 माइनस 2 0 x की पावर 0। इसके पीछे जाएंगे नहीं क्योंकि यहीं पे खत्म करना है। याद रखना x की पावर मतलब लास्ट वाला जो है उसमें x की पावर 0 ही आएगा, x की पावर इसके पीछे और -1 मत कर देना। पॉलिनोमियल्स के पावर में क्या होना चाहिए, बस नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव वैल्यूज लास्ट 0 तक आएगा और इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। ठीक है, तो सपोज मैं अगर एक पावर का बोलूंगा, मतलब मुझे n की जगह 2 पुट करो या फिर 1 पुट करो, तो देखो इतना सही आएगा। 1 पुट करोगे तो a1 x की पावर 1 प्लस a0। अगर 0 पुट करते हैं तो इतना सही आएगा, 2 पुट करते हैं तो इतना ही आएगा, 3 पुट करते हैं तो एक और यहाँ पे a3 x क्यूब भी आएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स है, वो क्लासिफिकेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसका टेंशन मत लो। अभी के लिए पॉलिनोमियल्स को समझो अच्छे से, बस पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए ओनली। ठीक है, और एक और चीज an जो है ये बताऊंगा क्यों है, अभी के लिए बस अभी के लिए लिखो an जो है, an क्या है, जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है x की पावर n, मतलब हाईएस्ट पावर जो है x की पावर n जो है उसका जो सामने जो नंबर लिखा है जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको, वो जो नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो नंबर 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल उस डिग्री का नहीं कहलाएगा। डिग्री अभी मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो टेंशन मत लेना, तो उसका बताऊंगा ये an नॉन जीरो क्यों होना चाहिए जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना लिखो, इसको पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, मैं पहले 2 कर देता हूँ, बाकी 3 तुम्हें ही करने हैं। तो देखो फर्स्ट देख सकते हो पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, उस पर सारे पावर्स भी इंटीजर है और नॉन नेगेटिव है, तो लिख सकते हो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, इन वन वेरिएबल ऐसे x करके लिखो। सिमिलरली ये भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y है, तो ये सब लिखते चलना है। ठीक है, चलो सारी बताया था, इसमें कुछ तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल ये क्या आएगा, इन वापस से वन वेरिएबल, ही x एक ही वेरिएबल है, उसके अलावा कोई वेरिएबल ही नहीं है। इन वन वेरिएबल, पावर्स भी देखो नॉन इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, वन वेरिएबल x। फिर ये देखो अगर pm को देखोगे सॉल्व करोगे, p ऑफ m, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया m, तो m की पावर यहाँ पे देख सकते हो 5/2 आ रहा है, ये 4m आ रहा है, तो ये +2 आ रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे पावर में 5/2 आ रहा है, इसका मतलब ये एक इंटीजर पावर नहीं है, हेंस नॉट अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे जस्टिफाई करने में बोला है, तो ये सब तुम लिखोगे अच्छे से कि एज द पावर इज अ नॉन नेगेटिव, एज द पावर इज अ फ्रैक्शन ऑफ a रैशनल नंबर एंड नॉट एन इंटीजर, हेंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली लास्ट वाले भी अगर सॉल्व करोगे, देखो अभी तो दिख नहीं रहा है पॉलिनोमियल, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करो, x की पावर 4 बाय x करोगे तो x क्यूब आएगा, x क्यूब बाय x करोगे तो x स्क्वायर आएगा, 3x बाय x करोगे तो 3 आएगा, +2 आएगा। तो फाइनल इसको लिखोगे तो 3 + 2 को भी अगर सॉल्व करोगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो देख सकते हो ये इतना सिंपल हो गया है, डिवीजन में कुछ बचा नहीं है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है इन वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है इसमें, x। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं। याद रखना पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर में बस आता है, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं आता है। अगर ऐसा कुछ दिखा कि x + 3/x+1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी टर्म्स आ रहे हैं, तो ये चीजें एक रैशनल फ्रैक्शन होते हैं, जो कि अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, अभी बस तुम्हें पॉलिनोमियल को समझना है। तो इतना समझो, इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो। मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ और आज तुम्हारा कोई होमवर्क नहीं रहेगा, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा पुराने टॉपिक्स रिवाइज करो। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। कोई अगर डाउट है, कुछ नहीं समझा है, तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली कांटेक्ट करो। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।